हेलो एंड वेलकम टू द क्लास बंक। तो हम अपना सोशल इंस्टीट्यूशन कवर करेंगे यूनिट 3 का। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो किंगशिप क्या होता है? देखो, किंगशिप बेसिकली वही है कि जो आपके कजन्स होंगे उनके बाद उन्हीं को हम बेसिकली किंगशिप करते हैं। अब किंगशिप बेसिकली क्या है कि ये एक मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी प्राइमली रेफरिंग टू द सेट ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म्ड बिटवीन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन ब्लड, जिसे हम कॉन्सिग्यूनियल भी कहते हैं, और मैरिज एफिनियल। ठीक है, इसके आधार पर होता है। तो जो किनशिप है बेसिकली सोसाइटी में जो हम एक ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे सेट्स ऑफ बॉन्डिंग्स रहती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या ग्रुप में, ठीक है, उसी को हम किनशिप कहते हैं। जिससे हम बेसिकली, अगर मैं हिंदी में आपको समझाऊं तो ये आपका हो गया कजन्स वाला पार्ट। ठीक है, अब इसमें देखो, ये इसके जो टाइप्स होते हैं वो किस प्रकार से होंगे, हम किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं समाज में। तो टाइप्स ऑफ किनशिप, अब किनशिप क्या हो गई, जो हमारा भाई भतीजाबाद हो गया या फिर हमारे जो कजन्स हो गए, ठीक है, वो तीन तरीके से होते हैं। पहला हो गया कॉन्सैग्यूजुनल। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन बट ठीक है, ये बेसिकली इसको ऐसे याद रखोगे, ये ब्लड रिलेशन वाले पे डिपेंडेंट करता है। देन होता है एफिनल। एफिनल होता है हमारे मैरिज के आधार पे। ठीक है, मैरिज से जो भी हमारे कजन्स बनेंगे। एंड फिक्टिव, फिक्टिव वो होता है जो सोसाइटी में बेसिकली इसमें होता है क्या है कि जो आपका ना तो ब्लड रिलेशन में होगा ना मैरिज पे होगा, बट एज आप जैसे कहते हो ये मेरा भाई हो गया, ये मेरी बहन हो गई, ठीक है, आप खुद से ही मान लेते हो, तो वो हो गया आपका सोसाइटल वाला, जैसे कहते हैं फिक्टिव, फिक्शन है उसमें। ठीक है, वो मतलब हकीकत में नहीं है बट आप उस चीज़ को मान लेते हो। क्लियर हुआ? अब ब्लड में कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपकी फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली में मदर है, आपके फादर हैं, इन दोनों के क्या होंगे, बच्चे बच्चे होंगे। तो जैसे कि वो आप हुए, ठीक है, आप ब्रदर हो और आपकी एक सिस्टर है, तो वो क्या हो गया, फैमिली वाला पार्ट। अब इसी में क्या होगा, जैसे आपकी सिस्टर है, उसकी शादी हो गई, ठीक है, तो उसका एक हस्बैंड होगा, तो उनके बीच में आगे जनरेशन बढ़ेगी, तो एक फिर एक किड होगा। ठीक है, वो किड आपके किड के साथ वो क्या हो गया, ये हो गया मैरिज के आधार पर। या फिर इन्हीं के हस्बैंड और जो इनके हस्बैंड है और इनकी जो बुआ के लड़के हैं, ठीक है, इनकी जो बहन का लड़का होगा, तो वो उसके साथ आपका जो रिलेशन होगा, तो वो कजन वाले में आ गया। फिक्टिव में क्या हो गया, जैसे कि मानो ना तो इसमें ब्लड वाला पार्ट होगा, ना इसमें एफएनएल वाला पार्ट होगा। इसमें होगा कि आप जो खुद से मान लेते हो, मैंने उसको अपनी बहन मान रखा या मैंने उसको अपना भाई मान रखा, तो ये क्या हो गया, फिक्टिव। जैसे उसका एग्जाम्पल भी है, जैसे गॉड पेरेंट्स हो गए, ठीक है, एलजीबीक्यूटी कम्युनिटी हो गई प्लस। ठीक है, इसमें आपस में लोग एक दूसरे को एज अ वो मानते हैं, ठीक है, कजन्स भी मानते हैं। तो ये क्या हो गया, टाइप ऑफ किनशिप। देन आता है डिग्री ऑफ किनशिप। अब डिग्री ऑफ किनशिप किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उसने दिया था मर्डरॉक ने। किसने? मर्डरॉक ने। इसको आप याद रखोगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था ये डिग्री ऑफ किनशिप? मर्डरॉक ने। अब इसने तीन टाइप के दिए थे, कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसा, जैसे फादर सन का, मदर वाइफ का, ठीक है, मदर हस्बैंड वाइफ का हो गया, या फिर ये रिलेशन हो गया कि जो आपका ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो गया, फादर डॉटर का रिलेशन हो गया, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी किनशिप हो गया। सेकेंडरी किनशिप होती है जो प्राइमरी किन्स ऑफ द प्राइमरी किन्स होते हैं, जैसे कि इनके जो प्राइमरी होंगे उनके आपस में जो भी रिलेशंस होंगे। तो ऐसे उन्होंने कितने टाइप के बताए, इन्होंने 33 टाइप के किन्स बताए। जैसे फादर्स के ब्रदर जो आपके अंकल होंगे, जैसे जैसे फादर हैं आपके और आपकी मदर हैं, तो इनके जो भाई होंगे और उनका जो आपके साथ रिलेशन होगा, वो क्या हो गया, आपका सेकेंडरी किनशिप हो गई। देन होता है टर्शरी किनशिप। टर्शरी किनशिप में क्या होता है, ये 151 टाइप्स के होते हैं, ये मट्रॉक ने बताया। जैसे कि जो आप हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, तो उनकी जो सिस्टर होंगी, ठीक है, जैसे कि आपकी साली हो गई या फिर उनके जो ननद हो गई, तो वो क्या हो गया, आपका टर्सरी किनशिप में। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये डिग्री ऑफ किनशिप किसने दी थी, मर्डरॉक ने। देन डिसेंडेंट। डिसेंडेंट की हम बात करें तो बेसिकली डिसेंडेंट क्या होता है, ये हो गया आपके जो पूर्वज हो गए। अब आप उन पूर्वज के बारे में उनको कहोगे आप डिसेंडेंट। अब ये क्या होता है, सोशल एफिलिएशन ऑफ चिल्ड्रंस टू देयर पेरेंट्स, मतलब वो कहाँ से वो आ रहे हैं, जो आपके कहाँ उनसे पूर्वज हैं, वो आप जानने की कोशिश करते हो। अ रूल ऑफ डिसेंडेंट एफिलेटेड एन इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ किन थ्रू नोन एज प्रिज्यूम्ड कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब एक कॉमन एंसेस्ट्री होगी, जैसे कहते हैं ना लोग कि मनु है, मनु के ही हम सब बच्चे हैं, ऐसा हिंदू फिलोसफी में बोला जाता है। ठीक है, सिमिलरली आप अपनी जनरेशन, आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछोगे कि आपके फादर कौन थे, तो आपके दादाजी होगा, दादाजी के पापा आप पूछोगे, फिर आपको ऐसा पता लगेगा आप कॉमन कहाँ से आपकी वो चेंज चली आ रही है, तो वो होता है डिसेंडेंट। लीनेज क्या होता है कि जैसे मानो कि आप आपके पापा हैं, आपके पापा के पापा हैं, ठीक है, फिर उनके पापा के पापा होंगे, तो उनके मान लो दो भाई होंगे, तो ठीक है, उनके फिर उन दो भाइयों में सेग्रीगेशन हुआ होगा कि आपकी एक साइकिल अलग चली आ रही है और उनकी एक अलग चली आ रही है, हो तो ऑल दो बाद में आप कजन ही हो गए। ठीक है, बट ये क्या हो गया, जो इंडिविजुअल चाचा के बाद से जो डिवाइड हो गया उसे कहेंगे हम लीनिएज। तो आप कौन सी लीनिएज से चले आ रहे हो, तो उसको भी आप ट्रेस करते हो। क्लियर हुआ? तो उसे कहेंगे हम लीनिएज। पैट्रियार्कल डिसेंडेंट सोसाइटी कौन सी हो गई, आप कैसे पता करोगे कि आपके पूर्वज कौन है? एक होता है पैट्रियार्कल डिसेंडेंट सिस्टम, जहां पे पापा की तरफ से आप अपने देखोगे, जो आप फादर की तरफ से देखोगे। जो मैट्रिनियल हो गई वो मदर की साइड से देखोगे, तो फादर हो गया, ये मदर हो गया। देन होता है बायलेटरल डिसेंडेंट। बायलेटरल में क्या हो गया, आप फादर की तरफ से भी देखोगे एंड मदर की तरफ से भी, इन दोनों के आप पूर्वज देखने की कोशिश करोगे। फिर डबल और डुअल डिसेंडेंट। डबल और डुअल डिसेंडेंट में क्या होता है,
डुअल डिसेंडेंट में क्या हो गया कि आपकी जो मदर है फादर हैं तो इनके आपस में पहले कभी जो पूर्वज है उनके आपस में क्रॉस कनेक्शन हुए होंगे, तो उसकी वजह से आप क्या करते हो, उससे क्या कहते हो, वहां से आप लिनेज आपको देखने को मिलता है, तो आप कहते हो उसे डबल या डुअल डिसेंडेंट। ये मर्डॉक ने दिया था। क्लियर हुआ? तो अभी तक आपको क्या क्लियर हुआ? पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हुई कि आपकी किनशिप कौन सी है। क्लियर? किनशिप को आपको पता लगा कि 3 टाइप की देखी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी 3 टाइप की किनशिप हो गई? एक तो आ गई आपकी ब्लड वाली, दूसरी हो गई आपकी मैरिज के साथ, और तीसरी हो गई आपकी कौन सी? तीसरी हो गई आपकी फिक्टिव। क्लियर हुआ? अब ये तीनों आपको पता लगे। इसके बाद आपने देखा कि मर्डरॉक ने 3 टाइप की दी थी अपने, कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी क्लियर हो गया। फिर हमने देखा डिसेंडेंट। तो डिसेंडेंट में क्या देखा आपने? डिसेंडेंट आपने देखा कि आपके जो भी पूर्वज हैं, ठीक है, अब वो पूर्वज कैसे, आपको आप अगर उन्हें देखने जाओगे तो किस प्रकार से देखोगे कि भाई हमारे पापा की तरफ से कौन से, हमारे फादर की तरफ से कौन से, हमारी मदर की तरफ से कौन से हैं। क्लियर? ये पता लगेगा आपको। जैसे ही आपको ये पता लगा तो आप क्या कहोगे कि अच्छा, क्या हो सकता है इनमें बाइलेटरल डिसेंडेंट भी हो, कि हम अपने फादर और मदर की तरफ से एक साथ देखें, तो वो भी आपका डिसेंडेंट हो गया, या फिर उनके बीच में आपस में कभी क्रॉस कट कनेक्शंस हुए हों तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो उससे क्या कहा, उसे मर्डॉक ने बताया 1914 में। अब किनशिप का यूज़ क्या है बेसिकली? देखो, किनशिप में क्या होता है कि आपके जो सोसाइटल कनेक्शंस होते हैं, सोशल इंटरेक्शंस होते हैं आपस में, ठीक है, हम उसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं थ्रू किनशिप यूजेस। जैसे अवॉइडेंस वाला हो गया। अब अवॉइडेंस वाला एक, अवॉइडेंस एंड जोकिंग, ये मैंने आपको कई बार बताया, उसमें मैंने रील भी बनाई है, तो आप मेरे को बताओगे ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अवॉइडेंस का क्या मतलब हो गया? जैसे कि आप ब्रदर हो, आपकी सिस्टर है, तो आप उनसे अवॉइड रहोगे, ठीक है, थोड़ा सा दूर इतनी नज़दीकियाँ बना के नहीं रखोगे, ठीक है। सिमिलरली एक जो ससुर हैं, फादर इन लॉ हैं, उनकी जो बहू हैं, ठीक है, तो ससुर और बहू का रिलेशन कैसा होता है? वो काफ़ी मैच्योर इनफ होता है, ठीक है, काफ़ी डिसेंट वे में देखा जाता है। वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हो गई वहाँ पे, मतलब जो बहू, जो उनकी डॉटर इन लोगों की या बहू होगी, वो काफ़ी अच्छे से उनसे बात करेगी, वेल ड्रेसअप होगी, गुड गेस्चर रखेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई अवॉइडेंस वाले में, कि भाई एक दायरा मेंटेन करके रखना है, एक रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी है। जैसे फादर इन लॉ शुड अवॉइड डॉटर इन लॉ, ठीक है, जैसे पर्दा सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना एग्जाम्पल से अवॉइडेंस वाले में। फिर होता है टेकिनोमी। टेकिनोमी क्या होता है? ये क्या होता है? किन नॉट रिफर टू डायरेक्टली बट इज रिफर थ्रू अनदर किन। जैसे कि हिंदू सोसाइटी में, फैमिली में क्या होता है? वाइफ रिफर टू हर हस्बैंड एज द फादर ऑफ सो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टली अटरिंग हिज नेम। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि जैसे आपके फादर का आपकी मदर नाम नहीं लेती, आप कहते हैं सोनू के पापा सोनू की मम्मी, मिक्कू के पापा मिक्कू की मम्मी, टिन्नू के पापा, तो इस काइंड ऑफ दीज थिंग, तो उसे कहते हैं हम क्या? टैक्सोनॉमी। क्या कहेंगे? टैक्सोनोनिम। क्लियर? इसको याद रखना। फिर हम देखते हैं कौन सा? एविंकुलेट। एविंकुलेट में बेसिकली रिलेशनशिप कैसा होता है? उसमें कैसा होता है कि जो आपके मामा है और आपके बीच का रिलेशन जो भी होगा उसे कहेंगे आप एविंकुलेट। बस देखो टर्मिनोलॉजी याद रख लेना, उसको आप क्लियर कर लेना और एक दिमाग में इमेज क्रिएट कर लो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे एविंकुलेट बोला मैंने, तो आप याद ना, आपके मामा के साथ आपका रिलेशन कैसा होगा, तो वो किसकी साइड से हो गया? वो मदर की साइड से हो गया। फिर होता है एमिटेट। एमिटेट का मतलब हो गया यूजेस गिवन टू स्पेशल टू फादर सिस्टर। मतलब आपकी जो बुआ है, फादर की जो बहन है, वो आपकी कौन हुई? वो बुआ हुई। तो उन बुआ के साथ आपका जो भी रिलेशनशिप हो गया, तो मतलब एमिटेट एंड एविंकुलेट। एविंकुलेट हो गया मामा के साथ, एमिटेट हो गया मदर के साथ, जो भी रिस्पेक्ट मतलब रिलेशन होगा आपका, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। फिर हो गया कोवुएट। अब कोवुएट में क्या होता है? देखो बेसिकली ये एक खासी और कौन सी टोडा ट्राइब्स होती हैं, ठीक है। इन ट्राइब्स में एक रिचुअल होता है कि अगर जैसे वाइफ जो है किसी की, वो प्रोजोनी में है, प्रेग्नेंट है, तो हस्बैंड भी उसी तरीके से बिहेव करेगा। उसका रीज़न ये होगा टू टू बेसिकली कि एक मैरिटल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपस में क्रिएट हो सके, कि जो वाइफ कर सकती है वो हस्बैंड भी कर सकता है, तो इससे कहेंगे ओविनकुलेट। तो आप इसको याद रखना कि वाइफ जब प्रेग्नेंट है तो हस्बैंड भी उसकी तरह बिहेव करेगा, उसी की तरह रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली मेलानोस्की ने बोला था, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। यूजेस कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल बॉन्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल बॉन्ड शो करता है। क्लियर हुआ? फिर आता है जोकिंग रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, कि जैसे मानो कि आपका रिलेशन हो गया मामा भांजे का। अगर इसको मामा भांजे से भी आपको याद नहीं रखना, तो आप ऐसे रखो कि जो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप मैरिड हो, आपका साला है या साली है, तो आप क्या करोगे? उसके साथ जो भी रिलेशंस होंगे आपके हंसी मजाक वाले, वो क्या होगा? जोकिंग रिलेशनशिप। वैसे मामा के साथ भी रिलेशंस होते हैं जोकिंग वाले, तो आप वो भी याद रख सकते हो। तो क्लियर हुआ ये चीज़? तो आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली है इसमें, जो यूजेस हैं किनशिप की? पहली तो आपने पढ़ी अवॉइडेंस वाला, कि आप भैया दूरी बनाए रखोगे। फिर हो गया टेकोनोनिमी, उसमें क्या हो गया? उसमें आप याद रखोगे कि चुन्नू के पापा चुन्नू की मम्मी। देन एविंकुलेट। एविंकुलेट में आप ये रखोगे मामा के साथ कैसा रिलेशन होते हैं, मामा के साथ जो रिलेशन हो गए। एमिटेट मतलब हो गया कि जो आपकी बुआ के साथ जो रिलेशन होगा। कोविलेट में हो गया कि कोई दो ट्राइब्स हैं, उसमें बेसिकली क्या होगा कि जो वाइफ प्रेग्नेंट है, प्रोजोनी में है, तो उसके साथ आपका हस्बैंड भी सेम वैसे बिहेव करेगा टू क्रिएट अ म्यूचुअल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ द लव, ठीक है। वो वाइफ की तरह रिस्पेक्ट भी शो करेगा, अपना लव भी शो करेगा, ठीक है। फिर होता है जेकिंग रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप में बेसिकली होगा जैसे आपके साली के साथ मजाकिया व्यवहार होता है, वैसे ही सेम आपके किसके मामा भांजे के साथ जो रिलेशन होता है,
तो वो कौन सा हो गया आपका जोकिंग रिलेशनशिप। देन इंपॉर्टेंट इसकी कुछ बुक्स हैं, ये आपको याद रखना। रॉबिन फॉक्स की हो गई किनशिप एंड मैरिज, इनको याद रखना। इरावती कार्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। इनने किनशिप की तो पूरी इंडिया में स्टडी ही करी है, ठीक है। द किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, देन एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये क्लाउड लेविस स्ट्रॉस ने, इनको हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। देन हम इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी आपको बेसिकली पता है कि जो बेसिकली आप इकोनॉमी रिफर्स टू द वे ऑफ पीपल यूजिंग एनवायरमेंट टू मीट मटेरियल नीड्स, आपकी जो भी भौतिक आवश्यकता है, मटेरियलिस्टिक नीड है, उसको आप पूरा करते हो। मतलब कहाँ पे, आपकी सोसाइटी में। अब कैसे करते हो, थ्रू प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, ये चीज़ों में फुलफिल करके, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विस आपको पता है जो भी आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। क्लियर हुआ। इकोनॉमी में बेसिकली सारी चीज़ आएंगी जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, एक्सचेंज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होगा, कंजप्शन, आप उसको क्या क्या कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप आइसक्रीम खा रहे हो, तो आइसक्रीम बेसिकली क्या होगा, अब वो एक आपके लिए गुड्स हो गया, उसका प्रोडक्शन हुआ, आप एक्सचेंज करोगे सर्टेन पैसे को देके, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, कंजप्शन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, इकोनॉमी। इकोनॉमी आपको पता है कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। आगे और भी है, क्वाटनरी है, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, टोटली 5 सेक्टर्स। फिर प्राइमरी सेक्टर में आपको पता है कि आपका रॉ मटेरियल होगा, जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह आएगा, ठीक है। तीसरा होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा, सॉरी दूसरा होगा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा होगा सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज सबसे ज़्यादा हमारा आज के टाइम में वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे ऊपर है। अब यूपी क्या होता है उसमें हम नहीं जाएंगे, वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, वो कभी मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर हो। अब इकोनॉमिक सिस्टम कौन से होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम में काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं, बट हम 3 मेन पढ़ेंगे। कैपिटलिज्म हो गया, ठीक है, जिसकी कार्ल मार्क्स ने बात करी थी। आपको पता है कैपिटलिस्ट कौन से होते हैं। कैपिटलिज्म में बेसिकली हो गया जो पूंजीवाद हो गया, जैसे प्राइवेट और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से चलती हैं। सोशलिज्म में क्या हो गया, ये होता है कि सोशल सोसाइटी में सोशल ऑनरशिप होगी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर का नहीं होगा, वो सोसाइटी उसकी ओनर होगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब मिक्स इकोनॉमी में क्या हो गया, जिसमें हमारी इकोनॉमी, जिसमें क्या होगा आपका कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों का होगा, मतलब कुछ गवर्नमेंट भी ओन करती है जैसे पीएसयूज, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और मिक्स और कॉर्पोरेट्स भी करते हैं, तो ये दोनों मिक्स चलता है हमारे इंडिया। क्लियर, मिक्स्ड इकोनॉमी आपको पता होगा, बहुत बेसिक है। अब इकोनॉमिक सोशियोलॉजी कैसे इसको एप्लीकेशन करेंगे, तो सर्टेन मेथोडोलॉजीज हैं, जैसे कि सोसाइटी को समझने की कोशिश करिए। तो इकोनॉमिक्स तो सबसे बड़ी आपके इसमें इकोनॉमी का जैसे नाम आता है, सबसे पहले आपके आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने किसको बेसिस दिया, इकोनॉमी को बेसिस दिया कि कैपिटलिज्म के में कैसे जो है एंशियंट सोसाइटी से, प्रिमिटिव सोसाइटी से कैसे मॉडर्न सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं, कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में, और कैसे जाके रेवोल्यूशन होकर सब कम्युनिज्म की तरफ बढ़ेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे इकोनॉमिक्स फोकस ऑन सोशल एक्शन, सॉरी ये मैक्स वेबर का है, तो कार्ल मार्क्स मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि भाई कैसे सोसाइटी बढ़ रही है। तो इकोनॉमिक ही बेसिस है, जिसने जो हैव्स हैं और जो हैव नॉट्स हैं, ठीक है। अब हैव नॉट्स के पाए क्या है, वो स्किल ही नहीं है, तो वो उन्होंने तो मोड ऑफ प्रोडक्शन को किसने जो है एक्वायर करा, वो करा कैपिटलिस्ट ने, तो वो हैव्स हो गए, तो वो इनकी इनकम ग्रोथ ही रही, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आ गए। हैव नॉट्स को कौन हो गए, जो वर्किंग क्लास हो गई, जिनने मास्टर कभी स्किल को करा नहीं। इसी के आधार पर क्या है कि आपकी सोसाइटी डेवलप होती जा रही है, उसमें सोशल चेंज होते जा रहे हैं। अब मैक्स वेबर भाई साहब क्या कहते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं कि इकोनॉमिक सोशली सोशल एक्शंस पे फोकस करती है, ठीक है। इंडिविजुअल के सिर्फ जो बाहरी चीज़ें नहीं है, बट वो उनके एक्शंस पे फोकस करती हैं, जैसे रोल प्लेड बाय द पावर, बिलीव्स एंड हैबिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, कि कैसे इंडिविजुअल अपने जो चीज़ें हैं, सोशल एक्शंस कर रहा है, उसके आधार पे क्या है इकोनॉमिक लाइफ को देखा जाता है। जैसे कि मानो कि बिलीव वाला सिस्टम है, जिसमें जैसे कि हमने उनकी किताब पढ़ी थी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो कैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में कैसे उनके जो बिलीव सिस्टम से उसके आधार पर उनकी इकोनॉमी डेवलप हुई, या वो इंडिविजुअल कैसे ग्रो करते हैं, तो उनके आधार पे मतलब जो भी उनकी बुक थी या जिस भी चीज़ में वो बिलीव रखते थे, कैसे उनकी जो है उनके बेसिकली सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हुए। तो ये किसने बोला, मैक्स वेबर ने। देन आता है कार्ल पिनोमी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछे भी गए हैं, ठीक है। ये फादर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेडनेस। अब एम्बेडेडनेस कैसे होता है, तो इसमें बेसिकली जो कार्ल आपके पुलानी हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक सेकंड, हाँ ओके, तो इसमें कार्ल पेनी कहना चाह रहे हैं कि जो इकोनॉमी है ना, वो सोसाइटी से, वो क्या है, सोसाइटी से सेपरेट नहीं है, ठीक है। सेपरेट नहीं है, क्या सेपरेट नहीं है, इकोनॉमी सेपरेट नहीं है। वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, वो कंट्रोल्ड बाय किसके, कंट्रोल्ड बाय होती है, वो कंट्रोल्ड बाय होती है जो आपके सोशल कौन से होते हैं, सोशल रूल्स जो होते हैं, क्लियर, जो सोशल आपके रूल्स होते हैं उससे कंट्रोल होती है, या फिर आपका जो कल्चर होता है उससे कंट्रोल्ड होती है, या फिर आपका जो रिलीजन होगा, आपकी जो मोरल वैल्यूज होंगे, उस चीज़ से सोसाइटी क्या है, सॉरी इकोनॉमी क्या है, कंट्रोल्ड होती है, ना कि सिर्फ आपकी सोसाइटी से। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल्ड होती है आपके सोशल रूल्स से, आपके कल्चर से, आपके रिलीजन से, आपकी मोरल वैल्यू से। इतना क्लियर हुआ, ओके। अब जो इकोनॉमी में सिर्फ सोसाइटी ना सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, ठीक है, उसमें सिर्फ काल्पनिक कह रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते वो, जैसे कि मानो फैमिलीज की नीड है,
ठीक है, उस पे भी, उसके लिए भी काम करते हैं। कस्टम्स के लिए जो इकोनॉमी है वो वर्क करती है। सोशल प्रेशर से जो है इकोनॉमी शेप होती है। आपके इमोशन से सोशल सॉरी इकोनॉमी शेप होती है। ठीक है, जो भी मतलब समाज की, कम्युनिटी की जो एक्सपेक्टेशंस है उससे भी हमारी इकोनॉमी शेप होती है। अब कैसे शेप होती है, क्वेश्चन यहाँ राइज होता है। तो मैं अगर उदाहरण दूं आपका, फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, वो फार्मर क्या कर रहा है, उसने मानो वीट उगाया। ठीक है, वीट की खेती कर रहा है, वीट बढ़ा तो उसने एक्स्ट्रा जो वीट बढ़ता है वो क्या करता है, अपने रिलेटिव को भी दे देता है। दे देता है कि नहीं दे देता, कई बार देता है। अपने नेबर्स को दे देगा, ठीक है, जिसकी जरूरतमंद होगा उसको दे देगा। तो इससे क्या हुआ, इसमें सोशल जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, उसके आधार पर भी तो उसकी इकोनॉमी शेप हुई नहीं है। तो उसे क्या कहेंगे, जो इकोनॉमिक एक्सचेंज हुआ वो किससे कंट्रोल्ड हुआ, वो कंट्रोल्ड हुआ आपका सोशल रिलेशनशिप से। बस इसी को उन्होंने बोला एम्बेडेडनेस। क्या बोला, एम्बेडेडनेस। तो इतना क्लियर हुआ। ओके, तो काल पयोनिक आपको कौन सा समझ में आया, एम्बेडेडनेस। क्लियर। वो सिंपल सी बात है, देखो ऐसे समझो, सिंपल सी बात है कि काल पयोनिक ये कह रहे हैं कि सोसाइटी जो है ना, सिर्फ सॉरी इकोनॉमी जो है वो सोसाइटी से सेपरेटेड है, वो उसी उसी उससे कंट्रोल नहीं होती। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो किससे कंट्रोल होती है, वो आपके सोशल रिलेशन से, आपके कल्चर से, आपके रिलीजन से, इस सब चीज़ों से कंट्रोल होती है। तो आप इसमें एग्जाम्पल याद रख लेना। फार्मर ने गेहूँ दिया, किसको दिया, जरूरतमंद लोगों को दिया, अपने रिलेटिव को दिया। ठीक है, दिया ना, तो वो किस, तो इकोनॉमिक एक्सचेंज वहाँ पे किस चीज़ से जो है रिलेट हुआ, वो हुआ किससे कंट्रोल्ड हुआ, वो हुआ सोशल रिलेशनशिप से। तो ये किसने बोला, कार्ल पोनिन ने। क्लियर, क्लियर हुआ। फिर आते हैं मैरिज पे। अब देखो मैरिज क्या है, मैरिज आपको पता है, मैरिज बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पीपल दैट इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड इम्प्लाइज अ प्रेमिनेंस ऑफ द यूनियन। ठीक है, बेसिकली क्या शो करता है मैरिज, आपकी लीगैलिटी एंड सोशल सैंक्शन, कि मतलब आगे जो भी यंग वंस डेवलप होंगे, जो भी प्रोजनी होगी या फ्यूचर में जो भी जनरेशन आएंगी, तो वो क्या है, उसको लीगैलिटी और सोशली सैंक्शन सेक्स को क्या करता है, अलाउ करता है। अब यूनियन रेगुलेटेड बाय, अब ये किससे रेगुलेट होती है, ये सारी मैरिज किससे रेगुलेट होती है, मैरिज रेगुलेट होती है लॉ से, रूल्स से, आपके कस्टम, बिलीव्स एंड एटीट्यूड प्रिस्क्राइब्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। ठीक है, अकॉर्ड अकॉर्ड स्टेटस टू द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो किसको स्टेटस प्रोवाइड करेगा, ऑफस्प्रिंग्स को, मतलब बेसिकली इनको लीगैलिटी एंड सैंक्शन प्रोवाइड करेगा। अब ये गाइडेड बाय कौन से रूल्स होंगे, आपके सोसाइटी के कस्टम्स होंगे, लॉज होंगे। क्लियर, इन सब चीज़ों से ये क्या करता है, ये जो है रेगुलेट होता है। क्लियर हुआ। अब मेलेनोस्की ने क्या बोला, मेलेनोस्की सिंपल बोला कि भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों का प्रोडक्शन होगा, वहाँ पे उनका मेंटेनेंस होगा। ये किसने बोला, मेलेनोस्की ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया मेलेनोस्की का। बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंकर है, हमने कवर भी करा है इसको। फिर बात आती है एडवर्ड वेस्टमार्क की। इन्होंने, तो वेस्टमार्क ने बोला कि जो मैरिज है ना, वो मैरिज हमारी सोशल अरेंजमेंट है, सोशल अरेंजमेंट है फॉर रिप्रोडक्शन, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बट इसमें जो मैरिज है वो बेसिकली एक हमारा क्या है, एक फंडामेंटल फंडामेंटल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब वो फंडामेंटल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, किस चीज़ के लिए है, वो है रेगुलेट करने के लिए। क्या रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप को, रेगुलेट करने के लिए रिप्रोडक्शन को। ठीक है, और क्या रेगुलेट करोगे, रेगुलेट करने के लिए केयर ऑफ चिल्ड्रन को। क्लियर हुआ। तो भाई जो वेस्टर्न मार्क है वो कह रहे हैं कि वेस्ट जो मैरिज जो है वो सोशल अरेंजमेंट है, किसके लिए, फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। अब वो रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली हमारा बेसिकली फंडामेंटल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, जो रेगुलेट करता है हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप को, रिप्रोडक्शन को एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन को। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई आपकी मेलेनोस्की और वेस्टमार्क की वेस्टमार्क की। ठीक है, तो इनकी ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज एंड मैरिज इन अ फैमिली इन इंडिया। तो ये आप केम कपाड़िया की है, ये याद रखना। क्लियर हुआ। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, आज थोड़ा कोल्ड हो गया है तो सॉरी फॉर माई वॉइस। अब फॉर्म ऑफ मैरिज, फॉर्म ऑफ मैरिज में कैसी हो गई, मोनोगैमी। मोनोगैमी में क्या हो गया भाई, एक वाइफ हो गई। फिर सीरियल मोनोगॉमी में क्या हो गया, सीरियल मोनोगॉमी होता है बिकॉज सीरीज ऑफ मैरिज टू वन स्पाउस एट अ टाइम वेयर वन मैरिज एंड्स बाय द डेथ और डाइवोर्स बिफोर अ सेकंड मैरिज अकर्स। तो इसमें क्या हो जाता है, जो सीरियल मोनोगॉमी में क्या होता है कि भाई मतलब हस्बैंड वाइफ है, वाइफ की डेथ हो गई या फिर डाइवोर्स हो गया, तो उसके बाद जो वो मैरिज करेगा किसी लड़की से, गर्ल से, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा सीरियल मोनोगॉमी, मतलब होगा एक ही वाइफ से। क्लियर। अब फिर आता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी में क्या होता है, मल्टीपल वाइफ्स होती हैं आपकी। ठीक है, अब पॉलीगैमी में दो चीज़ होंगी। पॉलीगैमी में वन वाइफ मैरीज मोर देन वन वुमेन। ठीक है, पॉलीएंड्री में क्या होता है, जिसमें एक वुमेन होगी जिसके बहुत सारे पति होंगे। क्लियर हुआ, ये हो गया पॉलीएंड्री। अब पॉलीगैनी में क्या हो गया, इसमें हो गया सोरोल पॉलीगैमी और नॉन सोरोल सोरोरल पॉलीगैमी। तो इसमें क्या हो गया कि जो पोरोरल पॉलीगैमी होती है, वाइफ्स उसमें बहनें होंगी, जो भी मल्टीपल वाइफ्स होंगी वो एक मैन की क्या होंगी, मतलब जो सिस्टर्स होंगी वो एक मैन की वाइफ होंगी। फिर नॉन सोरोल में हो गया जिसमें सिस्टर्स होंगी वो एक दूसरे की सिस्टर्स नहीं होंगी।
ठीक है। ऐसी फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री में होता है, नॉन फ्रेटर्नल में होता है। इसमें क्या होता है, हस्बैंड जो होंगे वो आपस में ब्रदर होंगे, एक ही वाइफ के, मतलब ब्रदर आपस में ब्रदर होंगे और किसी वेमेन से शादी हुई होगी। बट नॉन फ्रेटर्नल में क्या होता है, वाइफ तो होगी बट उसके जो वेमेन है, उसके जो हस्बैंड होंगे वो आपस में भाई नहीं होंगे। बट फ्रेटर्नल में जो कि आपस में भाई होते हैं। क्लियर। अब रूल ऑफ मैरिज क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार कोई रिवीजन मार रहे हैं। एंडोगेमी होता है, एंडोगेमी में क्या हो गया कि भाई इंट्रा ग्रुप मैरिज होगी, मतलब एक ही उसमें विद इन देयर ओन ग्रुप, जैसे कि कास्ट, क्लास, रेस, ट्राइब, उसी में ही आपकी मैरिज होगी। एक्सो 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 और एंडो से याद रखना, एंडो मतलब इंटरनल हो गया, एक्सो मतलब एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल मतलब बाहर भी आप कास्ट के शादी कर सकते हो। अनुलोमो क्या हो गया, अनुलोमो क्या हो गया कि जो मैन है ना वो हायर कास्ट का होगा, हायर वर्ण का होगा, मैरी वो शादी करेगा लोअर कास्ट की लड़की से, मतलब जो हस्बैंड है वो हाई क्लास का हो गया, वुमेन जो होगी वो लोअर कास्ट की हो गई। क्लियर। प्रतिलोमों में क्या होगा, बस इसी का उल्टा हो जाएगा, जो मैन होगा वो लोअर क्लास का होगा, वाइफ होगी वो हायर क्लास की होगी। क्लियर। अब बात करते हैं फैमिली की। फैमिली क्या होती है, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, ब्लड या एडॉप्शन से। इनके फंक्शंस होते हैं रिप्रोडक्शन, सोशलाइजेशन, सस्टेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, असाइनमेंट ऑफ द स्टेटस। टाइप ऑफ फैमिलीज कौन कौन सी होगी, टाइप ऑफ फैमिली हो गई आपकी न्यूक्लियर हो गई, एक्सटेंडेड फैमिली हो गई। न्यूक्लियर फैमिली आपको पता है जो प्रेजेंट कंटेक्स में होती है भाई, पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, उसमें से न्यूक्लियर फैमिली हो गई, जॉब करने बाहर चले गए, माइग्रेट हो गए। ठीक है। एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी हो गई, जो जनरेशन से चली आ रही है, जैसे मतलब आपके चाचा ताऊ की आगे बढ़ गए, किन्स हो गए, उनके लिविंग टुगेदर, एग्जांपल जॉइंट फैमिली, लिनेज, क्लैन एंड ट्राइब। ठीक है। फिर आप स्ट्रक्चर के आधार पे हो गया, रेसिडेंट के आधार पे देख लो कि भाई पैट्री लोकल, मैट्री लोकल हो गया, नियो लोकल हो गया, पापा की तरफ रह रहे हो। ब्राइड कम्स मूव टू लिव विद द ग्रूम्स फैमिली, मतलब जो लड़की आ रही है वो हस्बैंड के घर आ रही है। मैट्री लोकल में क्या हो गया, जो हस्बैंड हो रहा है, हस्बैंड है वो वाइफ के घर चला रहा है। ग्रूम मूव्स टू द ब्राइड फैमिली, वो वाइफ की तरफ चला रहा है। न्यू लोकल क्या हो गया, कपल स्टेबल न्यू रेसिडेंस, तो आपस में एक नया घर बनाते हैं, ना पापा की तरफ जा रही है लड़की, ना लड़का उसकी मदर की तरफ जा रहा है, बट वो क्या कर रहे हैं, नया रेसिडेंस बना रहे हैं। तो क्लियर हो गया रेसिडेंस के आधार पर। अब अथॉरिटी के आधार पर बात करेंगे तो अथॉरिटी में क्या हो गया, पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल। अथॉरिटी इज हेल्ड बाय द एल्डेस्ट मेल, अथॉरिटी इज हेल्ड बाय द फीमेल। ठीक है। इसमें क्लियर हो गया होगा आपको, तो सिंपल है। फिर आगे बढ़ते हैं रिलीजन्स। अब रिलीजन क्या है, देखो रिलीजन इज कंसर्न विद द शेयर्ड बिलीफ, प्रैक्टिस, मोरल, वर्ल्ड व्यूज, टेक्स एंड सैंक्शनड प्लेसेस, prophecies, ethics, and organization that relate humanity to supernatural, transitional, and spiritual elements. It is the human response to those elements of life that are beyond the comprehension. अरे यार सिंपल सी बात है, इतनी उसमें डिटेल में नहीं जाना कि जो रिलीजन की एक बिलीफ है, ठीक है, मतलब बिलीफ भी नहीं है, सिस्टम ऑफ बिलीफ है, सिस्टम ऑफ बिलीफ, जिसमें क्या होता है, बिलीफ है प्लस प्रैक्टिस करते हो आप किस चीज़ की, जिसमें बिलीफ और प्रैक्टिस है, जिसमें आप किसी भी सुपर नेचुरल पावर को समझने की कोशिश करते हो। अब जो सुपर नेचुरल पावर है वो काफ़ी सेक्रेट होगी, पवित्र होगी, ठीक है, वो बहुत हाई पावर होगी, और यही आपके जीवन के लाइफ के वे को निर्धारित करेगी। बस यही बिलीफ सिस्टम होता है, यही धर्म है आपका। सॉरी, धर्म अलग हो गया, रिलीजन अलग हो गया। तो रिलीजन, धर्म इज बेसिकली अ वे ऑफ लाइफ, किस तरीके से आप लाइफ जीते हो वो हो गया धर्म। रिलीजन होता है, रिलीजन बेसिकली एक बुक के कंटेक्स्ट में जो है अलाइन रहता है, एक बुक को फॉलो करेगा, तो वो हो गया आपका रिलीजन। तो बिलीव किसी चीज़ को आप बिलीव करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो किसी सुपर नेचुरल पावर के बारे में जानने के लिए, और वो जो सुपर पावर होगी, सुपर नेचुरल पावर होगी, काफ़ी पवित्र होगी, सेक्रेड होगी, और हाईएस्ट पावर होगी, वो उसी के आधार पे आप अपना जीवन जीते हो। लेकिन यहाँ पे जो खास बात ये कि मैकेवर, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलीजन को कैसे समझते हैं। ये कहते हैं कि भाई रिलीजन एज वी अंडरस्टैंड द टर्म इम्प्लाइज रिलेशन नॉट मियरली बिटवीन मैन एंड मैन बट ऑल्सो बिटवीन मैन एंड सम हायर पावर। तो मैकेवर कह रहे हैं कि भाई सिंपल सा है कि मैन के बीच में रिलेशन नहीं है, मैन सुपर नेचुरल पावर के बीच का रिलेशन है, इसको ऐसे याद रख लेना। बट मेलेनोस्की क्या कह रहे हैं, मेलेनोस्की यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सिस्टम ऑफ बिलीफ अ सोशियोलॉजिकल फिनोमिना एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस अलोंग विद अ कोड ऑफ एक्शंस। वो कह रहे हैं कि जो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है और कुछ सोशियोलॉजिकल फिनोमिना है जिससे हम अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं, और वो जो एक्सपीरियंस होते हैं वो किसी कोड ऑफ एक्शंस के आधार पे होंगे, मतलब कुछ नियम कानून के आधार पे वो हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे। मतलब हम पर्टिकुलर हमारा एक कुछ बिलीफ है, ठीक है, उसमें जो भी सोशियोलॉजिकल फिनोमिनाज होंगे वो सर्टेन एक कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एक्शंस के आधार पे होंगे, और उससे हम कुछ अपने चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, वही हमारा क्या होता है, रिलीजन होता है। क्लियर। अब कंपोनेंट ऑफ रिलीजन क्या होते हैं, कंपोनेंट का रिलीजन हो गया, सिंपल सी बात है, आपका जो भी विश्वास होगा किसी चीज़ को लेके, बिलीव्स हो गया, कुछ रिचुअल्स हो गए, जो कर्म कांड हो गए आपके, ठीक है, कुछ कस्टम्स हो गए, ये आपके क्या होगा, कंपोनेंट हो गए, जिससे आप रिलीजन को फॉलो करते हो, उसमें उससे चीज़ें रिलेटेड देखते हो और रिलीजन को समझने की कोशिश करते हो, और आपकी लाइफ उसी के आधार पर चलती है। ठीक है। इट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ, राइट्स एंड रॉन्ग्स, बिलीफ हो गया।
अ रिपीटेड बिहेवियर बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर। अब आपके जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और रिलीजन्स हो गए वो कैसे हो गए? द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन लिव्स, इमाइल डर्कहाइम ने बोल दिया। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन मैक्स वेबर की हो गई। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यार, ये आप ना याद रखना। मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा, बट वो तभी करूंगा यार जब आप लोग कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करोगे चैनल्स को, थोड़ा मोटिवेशन भी आता है पढ़ाने के टाइम। ठीक है, मेरे पे पूरा प्लेथोरा ऑफ बुक्स का मतलब पीडीएफ है, वो आप बोलना तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट वो तभी करूंगा जब आप मेरे को कमेंट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। क्लियर? द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन, सिगमंड फ्रॉड। ठीक है, तो ये आपको 4 बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ का मैंने आपको बताई दी। फिर पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी क्या है। तो पॉलिटी हो गई एक मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कहाँ पे? सोसाइटी में। ठीक है, अब ये क्या बताता है कि कैसे जो पावर है वो समाज में कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, कैसे जो डिसीजंस हैं लिए जाते हैं, और साथ ही साथ जो रूल्स हैं, समाज में रूल्स होते हैं ना, वो कैसे एनफोर्स होते हैं। तो ये होती है पॉलिटी, मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि सोसाइटी में क्या है। ठीक है, प्रेजेंट है, क्या स्ट्रक्चर है। फिर वो उससे आप देखते हो कि कैसे जो है पावर जो है सोसाइटी में पॉलिट कैसे ऑर्गेनाइज है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है, और कैसे जो रूल्स हैं सोसाइटी में आपके ऊपर जो है क्या करे जाते हैं, इन्फोर्स करे जाते हैं, वो हो गया पॉलिटी। ठीक है, ये ग्रीक टर्म है, पॉलिस से लिया गया था। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, पॉलिटी क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो पॉलिटी एज अ वोकेशन मैक्स वेबर ने दिया, पावर ऑफ लिव्ड सी राइट मिल्स ने। ठीक है, इनने पावर की थ्योरी बहुत ज़बरदस्त दी थी, तो इसको आप देखना। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, ये बुक्स हैं, आप पढ़ लेना यार। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑफ पावर एंड पॉलिटी। अब फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हो गया, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन पर्सपेक्टिव हो गया। अगर आप इन तीनों को देखो, आप जानते ही होंगे, क्योंकि अगर आपने थिंकर्स अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको पता होंगी तीनों चीज़ें। फंक्शनल पर्सपेक्टिव आपको पता है कैसे देखेंगे पॉलिटी को। अगर आपको फंक्शनलिस्ट क्लियर है तो आपको फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव भी पता होगा। तो उसको आइए देखते समझते हैं इसको क्या है। फंक्शनलिस्ट फोकस ऑन द रोल ऑफ द स्टेट इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करता है फंक्शन। द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू दिस व्यू प्ले 4 मेजर फंक्शंस। कौन कौन से हैं? प्लानिंग एंड डायरेक्शन सोसाइटी, मीटिंग सोशल नीड्स, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशन। आपको अगर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पता है तो आपको पता होगा कि सोसाइटी में जो भी इंस्टीट्यूशन है वो सर्टेन अपने काम कर रहे हैं, अपने फंक्शंस कर रहे हैं, उससे हमारी सोसाइटी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है। तो वही चीज़ सेम चीज़ है। तो पॉलिटी क्या कर रही है? पॉलिटी के भी कुछ काम है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के भी कुछ काम है। क्या काम है भाई? प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग सोसाइटी है, मीटिंग सोशल नीड्स है, जो भी समाज में जो भी ज़रूरत है वो आपकी नीड्स को पूरी कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, वॉर और डिफेंस से। ठीक है, तो ये क्या है? ये पॉलिटिकल एज अ फंक्शनल पर्सपेक्टिव के आधार पे है। बट वहाँ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है? जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया कार्ल मार्क्स। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि स्टेट प्रोटेक्ट करता है, स्टेट प्रोटेक्ट द पावर ऑफ द डोमिनेट क्लास एंड एलीट क्लास। भाई समाज में सारे हेल्प नहीं करता। जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से लोग कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई जो पॉलिटी है ना वो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, एलीट क्लास के लिए, डोमिनेट क्लास के लिए पॉलिटी है। तो वो यही कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में मार्क्स, स्टेट प्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट क्लास इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। मतलब पॉलिटी सिर्फ उनके लिए है जो डोमिनेट क्लास है। भाई जो गरीब आदमी है उसके लिए तो कानून वानून कुछ नहीं होता, अमीर ही जीतता है। क्लियर सा कॉन्सेप्ट है इनका। लेकिन वही सी राइट मिल्स क्या कहते हैं द पावर ऑफ एलीट अपनी थ्योरी में? वो कहते हैं कि जो स्मॉल ग्रुप इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो मेजोरिटी ऑफ पावर होल्ड करते हैं यूएस में, नोन एज द पावर एलीट। ठीक है, इनका पावर एलीट का कॉन्सेप्ट है एक। तो वो सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जो यूएसए में है उसमें इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फिगर्स होते हैं जो मेजर पावर्स होल्ड करते हैं। मतलब कुछ सर्टेन ग्रुप्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वही पावर को होल्ड करते हैं। ठीक है, उनने उनका नाम दिया पावर इलीट। क्लियर? फिर आते हैं सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। ये जीएच मीड का भी कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको बताइए सिंबल्स के आधार पे आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ पॉलिटी में। ठीक है, वो कैसे समझते हैं? सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द इंट्रैक्शन अमंग स्मॉल ग्रुप्स दैट मेक डिसीजंस। दे बिलीव द पॉलिटिकल सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्मॉल ग्रुप ओवर टाइम। दीज मीटिंग जनरेट्स न्यू मीनिंग पर्सपेक्टिव टू इंश्योर फ्यूचर इंट्रैक्शंस। क्लियर हुआ? कैसे? कि वो उस आधार पे जानने की कोशिश करते हैं कि जो इंट्रैक्शंस एक तो इंडिविजुअल और जो ग्रुप के बीच में कैसे इंट्रैक्शंस होते हैं। इसको ऐसे समझो कि जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनल पर्सपेक्टिव है इसमें क्या होता है कि एवरीडे जो भी आपके इंट्रैक्शंस हो रहे हैं सोसाइटी में
पॉलिटिक्स के आधार पे या पॉलिटी के आधार पे, तो आप उसको समझते हो, उसके मीनिंग समझते हो, आप उन सिंबल्स के थ्रू समझते हो, लोग आपस में कैसे पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं उसकी बारे में समझते हो। ठीक है, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट कहते हैं कि आपसे और ग्रुप के बीच में, इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप्स के बीच में आपस में जो भी डिस्कशंस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो आप किसी सिंबल्स के थ्रू समझते हो। वो कौन कौन से सिंबल्स हो गए? वो सिंबल्स हो गए, मानो कि आपसे बात होती है, नेशन की बात होती है, आपको पता थोड़ी ना था नेशन क्या है, बट आप समझे ना, वो सिंबल्स के थ्रू समझे। कैसे? जैसे मानो कोई फ्लैग्स हो गया, फ्लैग एक सिंबल भी तो है कि भाई ये रिप्रेजेंट करता है, ये इंडिया का फ्लैग है। क्लियर है? ऐसे ही आप और क्या देखते हो, आप अपने राइट्स के बारे में जानते हो, राइट्स कहीं होगा तो आप इससे समझोगे ना, ये भी तो सिंबल्स ही है कि राइट्स, हाँ अच्छा मेरे राइट्स हैं कि भाई मेरे को क्या है, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये मेरा राइट है, मेरे स्कूल जाने का मेरा अधिकार है, सोशल मीडिया पे मेरे को कुछ ही पोस्ट कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के आधार पे आप समझते हो। ठीक है, तो सिंबल्स ही तो हुए सारी चीज़, सिंबल्स के आधार पर समझने की कोशिश करते हो। किसकी चीज़, क्या चीज़ समझने की कोशिश करते हो? आप समझने की कोशिश करते हो कि भाई पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, फ्लैग्स के थ्रू समझोगे कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी कैसे क्रिएट हो रही है, ये चीज़ समझते हो। आप लैंग्वेज के आधार पर समझते हो, गेस्टर्स के आधार पर समझते हो। ठीक है, लीडर्स कैसे आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या पावर के बारे में बता रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स के बारे में, तो ये आप सारी चीज़ें कैसे समझते हो? थ्रू द सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव के आधार पर। तो वो यही यहाँ पे ये बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ लुकिंग एट इंस्टीट्यूशन, सिर्फ इंस्टीट्यूशन के आधार पर नहीं, पावर स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं, आप माइक्रो लेवल पे भी जाके देखते हो वोटर्स को। ठीक है, मीडिया के प्रोपोगेंडाज हो रहे हैं, रैलीज हो रही है, वो आप सिंबल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हो सकते हो। अब की कॉन्सेप्ट्स एंड थिंकर्स की बात करते हैं। की कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ तो कोई पावर हो गया, पावर को आपने समझा अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉबिस इन 11th हैंड, उन्होंने बोला द पावर ऑफ मैन in his present mean to obtain some future apparent good. Authority, मैक्स वेबर ने बोला, पावर दैट पीपल एक्सेप्ट एज लेजिटिमेट rather than coercive. तो जो मैक्स वेबर है, उन्होंने अथॉरिटी को कैसे बोला? उन्होंने अथॉरिटी को बोला कि अथॉरिटी जो है वो क्या है? लेजिटिमेट है, लेजिटिमेटेड। ठीक है, लेजिटिमेट। अब लेजिटिमेटेड क्या हो गया? वैध हो गया, वैध। ठीक है, वैध हो गया। अब जो लेजिटिमेटेड है वो वैध हो गया, मतलब आप वो लीगल है, उस पर किसी आपको फोर्स नहीं करा जा रहा है। क्या नहीं करा जा रहा? आपको फोर्स नहीं करा जा रहा। कोर्स से मतलब हो गया फोर्स, जबरदस्ती आप पे वो चीज़ नहीं डाली जा रही, वो एक अथॉरिटी है। अब अथॉरिटी उन्होंने कितने 3 टाइप की दी, कौन सी? ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी और रेशनल लीगल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो होती है जहाँ पे आप किसी मोनार्क के थ्रू, ठीक है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो गई, आप इस चीज़ों से समझते हो। कैरिस्मेटिक वो हो गई जैसे गांधी जी की पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के आधार पे आप, उनकी एबिलिटीज़ के आधार पे आप, उनकी अथॉरिटी, वो कुछ बोलेंगे तो आप पाल लोगे। फिर होता है रेशनल लीगल अथॉरिटी। रेशनल लीगल अथॉरिटी होता है अथॉरिटी लेजिटिमाइज बाय लॉज, रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, जैसे कि मॉडर्न डेमोक्रेसी हो गया। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में। अब एजुकेशन क्या हो गई? एजुकेशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग नॉलेज, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड स्किल। क्लियर बात है भाई, ये सारी चीज़ें आपको क्या करती है? सिस्टमेटिकली ट्रांसमिट करती है, जैसे नॉलेज, वैल्यूज हो गई, नॉर्म्स हो गई, स्किल्स हो गई। अब ये किस लिए होती है? सोशलाइज करने के लिए। किसको? इंडिविजुअल को। ठीक है, प्रिपेयर देम टू पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी, ताकि वो सोसाइटी में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। अब इसके जो एजुकेशन के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे सोशलाइजेशन करना, क्योंकि आप भाई इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, वैल्यूज़, नॉर्म्स, स्किल्स, ये सारी दे रहे हो, तो इससे क्या होगा? बच्चे सोशलाइज होंगे, होंगे ना। स्किल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी करते हैं ना। भाई आप इस क्लास पे बैठे हो तो आप दूसरी क्लास पे पहुंचो। क्लास यहाँ पे स्कूल के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास नहीं हुई, क्लास मतलब क्लास की जहाँ पे आप पुअर हो तो बाद में जाके आप रिच भी बन सकते हो, तो क्लास मोबिलिटी हो गया। क्लियर? फॉर्मल स्कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे सीबीएसई यूनिवर्सिटी वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं आपको। ठीक है, ये क्या हो गया? एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ थिंकर के पर्सपेक्टिव है भाई एजुकेशन के पे। डरखाइम कहते हैं कि भाई सोशल नॉर्म, मोरल वैल्यूज और सोशल सॉलिडारिटी आपको प्रोवाइड करता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं नहीं भाई, ये क्लास इनइक्वालिटी लेके आता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस क्लास इनइक्वालिटी बनाता है। सोशल फेवर, बुर्गुजीज को फेवर करता है, बुर्गुजीज को आइडियोलॉजी को। कैसे भाई? वो कार्ल मार्क्स सिंपल सी बात कहता है कि अगर आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो तो एक लेबर नहीं तैयार हो रही है, किसके लिए? कैपिटलिस्ट के लिए, जो अमीर आदमी है। क्लियर? मैक्स वेबर बट यहाँ नहीं कहते। मैक्स वेबर कहते हैं कि भाई जो एजुकेशन है वो स्टेटस एंड क्रेडेंशियलिंग प्रोवाइड करती है, लिंक जैसे कि पावर और प्रेस्टीज। क्लियर? एम एन श्रीनिवास कहते हैं एजुकेशन कंट्रीब्यूट करता है मॉडर्नाइजेशन में, सोशल मोबिलिटी में। बट पॉल फ्रीयर कहते हैं कि ये एडवोकेट करते हैं क्रिटिकल पेडागोगी, एजुकेशन शुड एम्पावर द ऑप्रेस्ड। इनका ये कंसेप्ट है कि जो एजुकेशन है वो गरीबों के लिए होनी चाहिए, जो भी
मतलब डिप्रेस क्लास है, अंडर प्रिविलेज क्लास है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए। बट हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ कहते हैं कि इट इज़ एसेंशियल फॉर एडॉप्टेशन टू मॉडर्न सोसाइटी, प्रोमोट्स इवोल्यूशन ऑफ स्किल्स। ये बेसिकली इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो अडॉप्ट करती है, वो इसलिए करना चाहिए, वो इसलिए ज़रूरी है कि वो सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी को क्या करती है, वो मॉडर्न सोसाइटी को जो है हेल्प करती है, ताकि सॉरी इंडिविजुअल को हेल्प करती है ताकि वो मॉडर्न सोसाइटी को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, और वो आपकी बेसिकली स्किल्स जो है उसको क्या कर सके, इवॉल्व कर सके। ठीक है, वो एजुकेशन के इस पर्सपेक्टिव को देखते हैं। फिर ये और भी कॉन्सेप्ट है, एंटोनियो ग्रामसी। फिर एंटोनी ग्रामसी आते हैं, वो एजुकेशन को टूल एज ए हेजोमनी देखते हैं, ट्रांसमिट डोमिनेट क्लास आइडियोलॉजी। तो कहते हैं कि भाई ये एक हेजोमनी की तरह है, बस ये इसलिए होती है कि जो डोमिनेट क्लास है उनको हेल्प कर सके। बट जॉन डेवी कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए, उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी। बी आर अम्बेडकर कहते हैं जो सोशल एमेंसिपेशन है फॉर ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़, ठीक है, मीन्स फॉर एमेंसिपेशन ऑफ ओप्रेस्ड, ओप्रेस्ड मतलब कि जो इंडिविजुअल है वो फ्री हो जाए, वो उसके कुछ राइट्स हों, वो इक्वालिटी और इक्वालिटी को अचीव करे। ठीक है, और जो डोमिनेट है, डोमिनेशन है और एक्सप्लॉइटेशन है वो है रिमूव हो जाए। तो वो बोलते हैं एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है, मतलब वो कहते थे बेसिकली जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, अगर उसको जिसने पी लिया वो दहाड़ेगा अच्छे से। तो उनका यही कहना था कि जो एजुकेशन है वो बेसिकली मीन्स ऑफ सोशल एमेंसिपेशन है। एमेंसिपेशन मतलब हो गया कि सोशियोलॉजिकली आपको फ्री कर देगी किस चीज़ से, जो भी ऑपरेशन है आपका, जो आपके राइट्स हैं उसको मिल जाएंगे, अचीव गोल करेगी। ठीक है, फ्री फ्रॉम कंट्रोल है सोशल एमेंसिपेशन का मतलब हो गया। पीटर बर्जर कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एजुकेशन सोशलाइज इंडिविजुअल, मतलब सोशलाइज करता है, सभ्य बना देता है किसी इंडिविजुअल को। पीटर वगैरह ये कह रहे हैं सोशल वर्ल्ड में, एंड रीइंफोर्स सोशल रियलिटी, वो सोशल रियलिटी को भी रीइंफोर्स करते हैं। अब लॉ को कैसे देखते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन? लॉ क्या हो गया भाई? फॉर्मल सिस्टम ऑफ रूल्स है जो इन्फोर्स करा जाता है स्टेट में, ताकि आदमी के बिहेवियर को रेगुलेट करा जाए। अगर भाई फ्री छोड़ दोगे तो क्राइम करेगा, क्रिमिनल बनेगा। ठीक है, तो मेंटेन क्या करता है, इसके फंक्शन क्या हो गया लॉ के फंक्शन हो गए कि भाई सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेगा, राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, हमारी जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सेटल करेगा, सोशल कंट्रोल लेके आएगा ताकि भाई कोई इधर उधर ना जाए, उनको सोशल कंट्रोल करना है तो लॉ का काम बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। ठीक है, जैसे लॉज कैसे हो गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स, आईपीसी, आरटीआई। ठीक है, क्लियर। अब इनके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं थिंकर्स के, वो कैसे हो गए? डरखाइम कहते हैं भाई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लेके आओ, जैसे जैसे हमारी ट्रेडिशनल सॉरी सॉरी मैकेनिकल सोसाइटी में थी। ठीक है, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सोसाइटी, डिफरेंस आपको पता है, मैंने कई बार बताया। फिर मैक्स वेबर की बात करते हैं, लीगल रेशनल अथॉरिटी। ठीक है, रेशनल लीगल अथॉरिटी। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि भाई क्लास डोमिनेट है, लॉज जो है, लॉज क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट है किसके? क्लास डोमिनेशन के, मतलब रूलिंग क्लास को ही फेवर करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं लॉ जो है वो इंश्योर करता है सोशल ऑर्डर एंड एवोल्यूशन किसी सोसाइटी में। रॉस क्यों पाउंड कहते हैं ये इतनी ज़रूरी नहीं है, बट ये कहते हैं कि जो बैलेंस सोशल इंटरेस्ट, नॉट जस्ट इम्पोज रूल्स, ये सोशल इंटरेस्ट को बैलेंस करता है, सिर्फ इम्पोज ही नहीं करेगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बेसिकली शुरू के ये 5 4 इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको देख लेना, ये पूछता भी नहीं है, बट मैंने लिख दिया, आपके नोट्स में काम आएंगे, पढ़ लेना। फिर बात होती है कस्टम्स की। कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम होते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जैसे में हमने रिलीजन में पढ़ा था कि भाई सबके अपने अपने कस्टम्स होते हैं, कल्चर के कस्टम्स हैं, अपने अपने कल्चर है ना, उसके कस्टम्स हैं। कस्टम्स आर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस अनरिटन रूल्स फॉलोड बाय द सोसाइटी। कोई ऐसे रूल्स होते हैं भाई। डरखाइम ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था उसका, सेक्रेट और प्रोफेन का, कैसे बताया था? सेक्रेट भाई, लोग हैं, गांव के लोग हैं, कुछ जा रहे हैं, ट्राइब्स जा रही है, पेड़ के पास जा रही है, उन्हें बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, धीरे धीरे वही आपका कस्टम बन गया कि लोग आके हर मंथ की 5वीं तारीख को यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं। अब वो आगे आगे ट्रेंड्स बन गया, ट्रेडिशन बन गया, प्रैक्टिस उसको करने लगे, तो वो क्या बन गया? आपका कस्टम। तो उसका कोई रिटर्न रूल थोड़ी ना है। क्लियर? तो वो क्या हो गया आपका कस्टम। ऑफन रिलीजियस और कल्चर ओरिजिन। ठीक है, कल्चर ओरिजिन होता है रेगुलेट सोशल बिहेवियर, रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट कर रहा है? अब जब भाई पहले जो ट्राइब आई होगी यहाँ पे, उन्हें लगता होगा यार यहाँ जाते हैं हमें बड़ा अच्छा सा फील होता है, मतलब इस पेड़ में कुछ ऐसा है, बट रियलिटी में वो नहीं था। रियलिटी में ये था कि लोग आपस में आके वहाँ रह रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ कुछ अपने नियम कानून कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ उससे उनको समझ में आया कि भाई कुछ और पर्सपेक्टिव निकाल के कि ये यहाँ पे सोशल बिहेवियर भी वो अपना कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब इसका फंक्शन क्या होते हैं कस्टम के में? सोशल कोजन होता है, मतलब एक यूनिटी की भावना उत्पन्न होती है, बिहेवियर रेगुलेट होता है, प्रिजर्व कल्चर एंड ट्रेडिशन को करते हैं। फिर एग्जांपल इंडियन कास्ट रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें हो गई, एग्जाम्पल हो गए। थिंकर पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या आएगा? सही बात है भाई, एक साथ लोग इकट्ठे होंगे तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही तो आएगी, मोरली आप रेगुलेट होगे। मैक्स वेबर कहते हैं कि स्टेटस एंड सोशल हायरार्की, मतलब ये हमारे कस्टम जो हमारे वो हमारे जो कस्टम्स हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे स्टेटस एंड सोशल हायरार्की को मेंटेन करने। ये एक हमारी पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। मेलानोस्की कहते हैं कस्टम मीट प्रैक्टिकल सोशल नीड, समाज की ज़रूरतों को पूरा करता है। कौन? तो कौन ने पूरा करा? कस्टम्स ने पूरा करा, मेलानोस्की करा। रेडक्लिफ ब्राउन बोल रहे हैं कि कस्टम मेंटेन सोशल स्ट्रक्चर एंड इक्विलिब्रियम।
तो रेड क्लिफ क्या बोल रहे हैं, जो कस्टम्स है वो मेंटेन कौन करता है, सोशल स्ट्रक्चर एंड इक्विलिब्रियम। कस्टम जो है वो मेंटेन करता है हमारा सोशल स्ट्रक्चर एंड इक्विलिब्रियम। टेलकोट पासन बोलते हैं भाई नॉर्मेटिव पैटर्न है, रीइंफोर्स करना तो ज़रूरी पड़ता है, और किसको रीइंफोर्स करता है, हमारे सोशल ऑर्डर को। समाज में जो भी हमारा सोशल ऑर्डर है उसको नॉर्मेटिव पैटर्न को क्या करता है, आपका रीइंफोर्स करता है। क्लियर। फिर यहाँ पे लू डिमांड कहते हैं, वो कहते हैं कि इंटरकास्ट बेस्ड कस्टम मेंटेन हायरार्की एंड सोशल ऑर्डर। किस चीज़ को मेंटेन करता है, कस्टम, हायरार्की और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है। गीड्स कहते हैं भाई ये सिंबॉलिक सिस्टम है, ये मीनिंग देता है सोशल लाइफ को। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। मेलानोस्की का हमने देख लिया, फंक्शनल नीड प्रोवाइड करता है, मतलब समाज में सोशल प्रैक्टिकल सोशल नीड, बेसिकली प्रैक्टिकल सोशल नीड्स को क्या करता है, हमारे क्या करता है, ये नीड्स को मीट करता है। नीड हमारी जो जो भी नीड्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। क्लियर हुआ। तो ऊपर के ये 5, नीचे के ये 3, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। ठीक है, तो भाई ये होता है हमारा यूनिट समाप्त। यूनिट नहीं, बेसिकली इसका जो सेकंड लास्ट लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा एक और बचता है, ठीक है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा यूनिट 3 फुली कंप्लीट हो जाएगा। और आपको लेक्चर का पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बहुत ही ज़रूरी है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए हो प्लीज़ डू कमेंट, तभी मैं डालूंगा। ठीक है, जिस भी चीज़ों में आपको मेरे को 2-3 कमेंट मिल गए मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, इससे मुझे भी इंगेजमेंट मिलता है, ताकि हाँ भैया आप लोग पढ़ रहे हो। क्लियर है। हम क्विक रिवीजन भी कर लेंगे, डोंट वरी, सब होगा।